बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाकर लोकतंत्र लाने की जिद वाले बांग्लादेशी सच्चे लोकतंत्र के बजाय ऐसा लग रहा है लूटतंत्र पर उतर आए हैं। यह कहा जा रहा है कि जनवरी 2024 में बांग्लादेश में जो चुनाव हुए थे उसमें लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। उसके खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों की या प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग थी कि शेख हसीना पद छोड़ दे। शेख हसीना ने इस्तीफा तो दे दिया 24 घंटे पहले, लेकिन इस वक्त वो राजधानी दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस में एक वायुसेना के सेफ हाउस में है। लेकिन उनके जाने के बाद भी बांग्लादेश में ये जो क्रांतिकारी अपने आप को कह रहे हैं, क्रांतिकारी जगह जगह लूटपाट मचाते नजर आ रहे हैं। जो क्रांति लूट की छूट बन जाती है वो भीड़ तंत्र और कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों को जन्म दे देती है, देश को अराजकता की ओर धकेलती है। और बांग्लादेश में ऐसा ही लग रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह कि क्या बांग्लादेश में सेना देश को अराजकता की ओर जाने से रोक सकती है या नहीं, क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर है इस समय बांग्लादेश में, जहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और शेख हसीना के जितने करीबी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच न्यूयॉर्क से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास से चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क में वाणिज्य दूतावास पर धावा बोल दिया। यह तस्वीर गौर से देखिए। यह बांग्लादेश का न्यूयॉर्क में कॉन्सुलेट है, वाणिज्य दूतावास है, और यहां पर प्रदर्शनकारियों ने, बांग्लादेशी मूल के प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को जबरदस्ती उतारकर फेंक दिया। कल बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां ढहा दी गई थी, तोड़ दी गई थी, और अब न्यूयॉर्क के वाणिज्य दूतावास में बांग्लादेशी प्रदर्शनकारी घुसकर हुड़दंग मचाते नजर आ रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास पर कोई सुरक्षा नजर नहीं आ रही है। बांग्लादेश में शुरू हुआ आंदोलन ऐसी हरकतों से दुर्भाग्यवश हास्यास्पद नजर आ रहा है इस समय। बांग्लादेश उच्चायोग के जो अधिकारी है वो लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें नहीं पता कि अब उनका भविष्य क्या होगा। तो बांग्लादेश से लेकर न्यूयॉर्क तक जो तस्वीर है, ये क्या लोकतंत्र की लड़ाई है या ये भीड़ तंत्र है, हुड़दंग तंत्र है? कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान और चीन की इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है। कुछ विशेषज्ञ बांग्लादेश में और बांग्लादेश के बाहर इसमें अमेरिका के CIA की भूमिका भी बता रहे हैं। शेख हसीना यह बात बहुत पहले से कहती आई है कि जमीनी स्थिति इस समय इतनी खराब उनके देश में इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान की जो ISI है, पाकिस्तान की ISI जो कट्टर इस्लामिक संगठन था बांग्लादेश का, जमायते इस्लामी को लगातार बढ़ावा दे रहा है। और आज शेख हसीना के बेटे ने भी पाकिस्तान के हाथ होने का आरोप साफ तौर पर लगाया है। बांग्लादेश में जो हुआ उसके लिए बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी ISI को सीधे तौर पर वो दोषी ठहरा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को खड़ा करने में पाकिस्तान की ISI की भूमिका रही है, और यह बहुत ही छद्म तरीके से चोरी छिपे लगभग 2 वर्षों में किया गया। एक जो इस्लामिक छात्र शिविर है, इस्लामिक छात्र शिविर जमायते इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग है, उसे हथियार बनाया गया। कैसे उसे हथियार बनाया गया? जमायते इस्लामी का जो छात्र संगठन है उसके बड़ी संख्या में छात्रों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में दाखिल कराया गया। इस साल जनवरी में हुए चुनाव के बाद ISI ने ढाका स्थित उच्चायोग के जरिए उसकी जमकर फंडिंग की। यही नहीं, ISI के जो एजेंट है वो फर्जी DP लगाकर सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने वाले हजारों पोस्ट डालने में जुट गए, और इसमें केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ही नहीं, स्नैपचैट हो या स्नैपचैट के अलावा X का भी इस्तेमाल किया गया, और टिकटॉक का, वो चीनी ऐप जिसे भारत ने बैन कर दिया था, बांग्लादेश में टिकटॉक का भी इस्तेमाल किया गया। अब जमायत इस्लामी के छात्र संगठन का इरादा
अफगानिस्तान की तर्ज पर, और इसे ध्यान से सुनिए। ये जो रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं लोग, वो अफगानिस्तान की तरह बांग्लादेश में तालिबान सरकार बनाना चाहते हैं। इस्लामी छात्र शिविर ने इसी मकसद से बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में हिंसा की आग को इतना भड़काया, देश भर से लोगों को, युवाओं को, और युवाओं के साथ साथ सोशल मीडिया पर इस तरह की हवा बना दी कि सभी लोग शेख हसीना के खिलाफ पहुंच गए कि ढाका पहुंचो, शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर जाना पड़ा। चीन और पाकिस्तान का मकसद भी यही था, ताकि बांग्लादेश में एक बार कट्टर इस्लामिक संगठन को समर्थन देने वाली कोई सरकार, कमजोर सरकार बन सके जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचे। और यही वजह है कि उन्होंने इस्लामी छात्र शिविर को मदद का आश्वासन दिया, पैसा दिया। लंदन में बाकायदा इसकी कई मीटिंगें भी हुई। इस रिपोर्ट में हम आपको सारी जानकारी देंगे। यही चाहता था पाकिस्तान, यही चाहता था चीन। तेजी से तरक्की कर रहे बांग्लादेश की बर्बादी। वो बांग्लादेश जिसके भारत से अच्छे रिश्ते थे और जिसने शेख हसीना के नेतृत्व में भारत विरोधी आतंकी संगठनों और कट्टरपंथियों पर नकेल कस रखी थी। लेकिन चीन और पाकिस्तान 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट करने में कामयाब रहे। अब उनका मकसद बांग्लादेश में ऐसी सरकार बनाना है जो उनके इशारे पर चले, और उनके लिए उसने जमाते इस्लामी बांग्लादेश को अपना हथियार बनाया। यह है जमाते इस्लामी बांग्लादेश का आमिर, जिसके चेहरे पर 16 साल बाद मुस्कान आई। अब चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश में खुलकर खेलने वाले हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और जो होगा, उसमें आईएसआई का पूरा खेल समझिए। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में इस्लामिक छात्र शिविर का अहम रोल था। इस्लामिक छात्र शिविर कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमाते इस्लामी का छात्र संगठन है। जमाते इस्लामी आईएसआई से जुड़ा है। सूत्रों की माने तो ढाका स्थित पाकिस्तान मिशन ने जमाते इस्लामी को आंदोलन को तेज करने के लिए पैसा मुहैया कराया। शेख हसीना को भनक लगी तो उन्होंने 1 अगस्त को इस्लामिक छात्र शिविर और जमात दोनों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद पूरे बांग्लादेश में इतनी जबरदस्त हिंसा भड़की कि 3 दिनों में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। शेख हसीना पाकिस्तान के इस एजेंडे को समझ रही थी। यही वजह है कि 3 अगस्त को उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों को अपने आधिकारिक आवास गढ़ भवन में मिलने के लिए बुलाया। लेकिन आईएसआई ने जमात के जरिए एक नई चाल चली। उसने छात्रों को लोकतंत्र और अधिकार की दुहाई देकर बातचीत में शामिल न होने के लिए कहा। हसीना पहले से कह रही थी कि आंदोलन जमात ने खड़ा किया। अब आज तक से फोन पर बातचीत में शेख हसीना के बेटे ने कहा कि इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हमारा संदेह है मे बी पाकिस्तान, मे बी अमेरिका, के जाने। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका, आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं? पाकिस्तान तो करेंगे बिकॉज they don't want a strong government in Bangladesh. They want to bother India from the eastern side. America, they don't want a strong government. They want a weak government. So they want a government that they can control. And they cannot control Sheikh Hasina. आज हुई सर्वदलीय बैठक में भी पाकिस्तान का नाम आया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से विदेशी हाथ के बारे में पूछा। जवाब में जयशंकर ने कहा कि ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। एस जयशंकर ने कहा कि एक पाकिस्तानी जनरल ने डीपी प्रोफाइल बदलकर हंगामे को सपोर्ट किया था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई के लोग स्टूडेंट की फेक आईडी लगाकर छात्र संगठन में शामिल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर छात्रों को उकसाया। आईएसआई के बनाए प्लान में इस्लामिक छात्र शिविर और जमात ने छात्रों को फंसाया, जिससे आंदोलन उग्र और हिंसक हुआ। अब चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश में जमात समर्थक सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। Understandable concerns in India about the increasing influence of the Jamaat-e-Islami, which has taken a very hostile attitude to India in the past, and possible meddling by China and Pakistan, which have always seen Bangladesh as a potential soft underbelly of India that they could fish in troubled waters in. And so, therefore, again, we have to be alert. We have to do our own thing.
जमात का प्रभाव बांग्लादेश में अभी से दिखने लगा है। ये ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला हिल अमान अल आजमी, जिसे बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन हसीना के जाते ही इसे सेना ने बहाल कर दिया। यह जमात इस्लामी के नेता गुलाम आजम का बेटा है, जिसने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था और बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों की हत्या में शामिल था। शेख हसीना ने इंसर्जेंट्स को कोई सेफ सेंचुरी बांग्लादेश में नहीं दी। अभी आने वाली सरकार जो है, क्या उनकी सेफ सेंचुरी रोक सकेगी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ये विक्ट्री है एंटी इंडियन फोर्सेस की, जिसमें ISI और चीन का मुख्य रोल है। तरक्की के रास्ते पर जा रहे बांग्लादेश के सामने एक और बड़ा खतरा है। जमात के जिस छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर ने बांग्लादेश में आंदोलन को हिंसक बनाया, उसका एक बड़ा मकसद है। वो बांग्लादेश में तालिबान के तर्ज पर सरकार बनाना चाहता है। पाकिस्तान और चीन से उस काम में मदद का भरोसा मिल रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना से चीन भी नाखुश था, क्योंकि शेख हसीना भारत और चीन दोनों से रिश्ते बेहतर रखना चाहती थी, जबकि चीन एक तरफा रुख चाहता था। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ये बड़ी खबर है, घटना बांग्लादेश की है, लेकिन इसका जो असर है ये न केवल बांग्लादेश पर बल्कि भारत और इस पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। और इसीलिए आज तक की सबसे बड़ी टीम, सबसे अधिक रिपोर्टर पल पल की जानकारी आप तक ला रहे हैं। सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं बांग्लादेश सीमा से, मंजीत नेगी संसद से जुड़ रहे हैं, आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंडन एयरबेस से, जहां इस समय शेख हसीना है। और आशुतोष, प्रश्न यही कि शेख हसीना का भविष्य क्या होगा, कब तक रहेंगी वो भारत में? क्योंकि इंग्लैंड से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जिस पहले देश तक व्यक्ति पहुंच जाए, असाइलम सुरक्षित देश तक, वहीं पर शरण लेना उचित रहता है। यानी इंग्लैंड के दरवाजे शेख हसीना के लिए संभवतः खुले नहीं हैं। गौरव, दरअसल इंग्लैंड ने ऐसा कोई बयान नहीं जारी किया है। इंग्लैंड का इमिग्रेशन विभाग ये रूल, उसका ये नियम कहता है कि आप किसी देश में सुरक्षित पहुंच जाएं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन शेख हसीना कोई आम इंसान नहीं है, एक ऑर्डिनरी शख्स नहीं है। वो एक देश की जो है प्रधानमंत्री रही हैं, और ऐसा नहीं है कि यूके में इस तरह की चीजें कंसीडर नहीं की गई हैं। बहुत सारे लोगों ने अगर नागरिकता ली है, इस बात का हवाला देते हुए कि उनके देश में उन्हें खतरा है। और अगर शेख हसीना की ओर से, जैसे उनकी बहन वहां की नागरिक हैं, अगर उनका परिवार वहां जाके किसी तरह का याचिका देता है, तो जाहिर है वहां की अदालत से लेकर के जो सर्वोच्च अथॉरिटी हैं, उनके पास रास्ता खुला है कि ऐसे में अप्रत्याशित घटना को देखते हुए एक अनप्रेसिडेंटेड फैसला लिया जाए। अभी एक और जानकारी आ रही है जिसकी पुष्टि होनी बाकी है कि संभवतः उनके पास जो यूएस का वीजा था, यूएस ने उसे भी रिवोक कर दिया है। चूंकि उनके जो बेटे हैं वो वर्जीनिया में रहते हैं, क्या वो वहां से कुछ कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें यूएस लाया जा सके? दूसरा, उनके परिवार के कई सदस्य मध्य और पश्चिमी यूरोप में रहते हैं। एक रास्ता उनके पास ये भी खुला रहता है कि वो वहां भरी पहुंच जाएं और उसके बाद जाकर के असाइलम ले। लेकिन असाइलम से बड़ी चुनौती ये है कि भारत, चूंकि भारत ने कहा है जब तक वो अगला कदम नहीं उठाती है, वो यहाँ हिंडन एयरबेस के इस गेस्ट हाउस में या आगे जहां भी सरकार चाहेगी वहां वो रह सकती हैं। लेकिन क्या भारत ये सोच सकता है कि उन्हें किसी तरह का असाइलम दिया जाए? क्योंकि एक बड़ी चुनौती अगर आप देखेंगे रणनीतिक दृष्टि से, डिप्लोमेसी की दृष्टि से, कि बांग्लादेश में सरकार अब चाहे किसी की भी बने, स्थिर हो या अस्थिर हो, ये भारत की मजबूरी होगी कि उनके साथ हमें अपने डिप्लोमेटिक टाइज रखने होंगे और उसमें खटास ना हो। तो ये भी संभव हो सकता है कि भारत जो है असाइलम ना दे शेख हसीना को। आशुतोष, भारत की लगातार विदेश नीति रही है कि कोई भी सरकार बने किसी भी देश में, भारत उस देश की आवाम द्वारा चुनी हुई सरकार के साथ संबंध हमेशा सुधार कर रखने का प्रयास करता है। मजबूरी नहीं, यह भारत की विदेश नीति है। लेकिन मंजीत, इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनकी इस पर क्या सोच है? विदेश मंत्री ने संसद में जो कहा वो हमने सुना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल मिले भी थे शेख हसीना से। तो भारत सरकार की इस पर क्या सोच है? गौरव, देखिए, कल की जो NSS डोभाल के करीब 1 घंटे की मुलाकात थी और उस मुलाकात में शेख हसीना ने अपने जो विकल्प उनके सामने रखे, तो उसके बाद आज विदेश मंत्री जयशंकर के बयान के बाद अगर मैं अपने पीछे साउथ ब्लॉक आपको दिखाऊं, जहां पर विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय दोनों में शेख हसीना को लेकर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो प्लान है उस पर काम चल रहा है। एक जानकारी देना चाहूँगा महत्वपूर्ण, आज हिंडन से सफदरजंग और हिंडन से पालम
के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की उड़ान का एक तरह से ट्रायल हुआ। हालांकि सामान्य तौर पर हिंडन से अगर किसी वीआईपी को पालम ले जाया जाता तो पालम की हेलीकॉप्टर की उड़ान होती है, लेकिन आज कुछ भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो सफदरजंग में भी, जो कि बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास के नज़दीक पुराना एक हेलीपैड है, वहाँ पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर उतारे गए हैं। तो एक तैयारी है कि अगर लंबे समय शेख हसीना आने वाले दिनों में भारत में रुकती है तो उनको हिंडन में नहीं रखा जा सकता, उनको यहाँ लुटियंस में या किसी दूसरी जगह भी शिफ्ट करने की तैयारी होगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में चाहे बात विदेश मंत्री जयशंकर की करें, रक्षा मंत्री की करें, प्रधानमंत्री मोदी की करें, उनकी भी हो सकता है उनके साथ मुलाकात हो, तो उसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। और उस पूरे ऑपरेशन को एनएसजी डोभाल लगातार यहाँ साउथ ब्लॉक से मॉनिटर कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सुबह पूरे मामले पर अपडेट लेकर प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जानकारी दी। जयशंकर राजनीतिक मोर्चे पर मोर्चा संभाला हुआ है, उन्होंने संसद में दोनों सदनों में इस बात की जानकारी दी और इस बात को भी जब ऑल पार्टी मीटिंग थी ये कहा कि अभी बहुत ज्यादा संवेदनशील स्थिति है, ऐसे में जो पार्टी विपक्ष के लोग हैं उस बात को समझेंगे। तो राजनीतिक मोर्चा, सरकार राजनीतिक मोर्चे पर भी और जो सामरिक मोर्चा है, जो जमीनी हकीकत है, चाहे हिंडन की एयरबेस की बात की जाए या फिर ढाका की, दोनों मोर्चों पर चाहे सेना हो, वायुसेना हो, हमारी तमाम एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। रहिए मेरे साथ सूर्याग्नि। भारत बांग्लादेश सीमा, इस सीमा पर इस समय क्या स्थिति है? क्योंकि कुछ डर इस बात का था कि जिन हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश में, इस रेवोल्यूशन के नाम पर हिंदू भारत आने का प्रयास कर सकते हैं, बांग्लादेश से लोग भारत आने का प्रयास कर सकते हैं। जमीनी स्थिति क्या है? देखिए गौरव, पश्चिम बंगाल, असम और उसके साथ त्रिपुरा और मेघालय, इन 4 राज्यों के साथ बांग्लादेश का सटा हुआ बॉर्डर है। बांग्लादेश का बॉर्डर अगर आप देखें तो एक इन्वर्टेड यू है इन 4 राज्यों में। सबसे ज्यादा बॉर्डर स्पेस जो है वो पश्चिम बंगाल से है। यहाँ पे जहां पे मैं खड़ा हूं, पेट्रापोल में बांग्लादेश और इंडिया का एक बहुत पुराना और बहुत ही सक्सेसफुल इकोनॉमिकल ट्रेड रूट है। यहाँ पे हजारों की तादाद में हर रोज करीबन एक दिन पहले भी ट्रक्स जो है वो आती जाती रहती है टुवर्ड्स इंडिया और बांग्लादेश की तरफ भी। लेकिन कल एकदम ही कुछ ऐसा कुछ देखा नहीं गया। आज भी सुबह से जिन ट्रक्स के पास परमिट थी, करीबन सुबह से हम लोग हैं, करीबन 20-25 से ज्यादा ट्रक्स आई नहीं सुबह से, जो भी हमने देखा है। तो मूवमेंट जो है, जिनके पास परमिट है, जिनके पास वीजा है, उनको तो अलाउ किया जा ही रहा है। और मैं अगर एक बार मेरे कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूं कि वो दिखा पाए कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है। देखिए बांग्लादेश एकदम हमारे पीछे ही है, उस गेट के पीछे हाई सिक्योर जोन है फिलहाल। डीजी बीएसएफ आए थे यहाँ पे, उन्होंने एक मुआयना लिया पूरे जगह का। और फिर सुबह से जितना भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अनईजी काम है, देखा जा रहा है। वहां पे भी लोग नहीं है, लोग आते हैं, जिन लोगों को इंडिया आना होता है उनके दस्तावेजों को देखा जाता है, उनके पेपर्स को देखा जाता है। यहाँ से भी जो लोग जा रहे हैं उसमें बांग्लादेशी माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी हैं, यानी कि हिंदूज भी हैं और नॉर्मल बांग्लादेशी सिटीजन्स भी हैं, मुसलमान भी हैं। जो भी बांग्लादेशी पासपोर्ट लेके आ रहा है इंडिया से, उसको जाने के लिए अलाउ तो किया जा रहा है। कुछ लोगों के दिल में डर भी है, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी से, जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं और जो बांग्लादेश जा रहे हैं, कि उनका फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि हसीना गवर्नमेंट जो थी, अकॉर्डिंग इन लोगों के हिसाब से एक सेक्युलर एक इमेज था उस गवर्नमेंट का। तो अपनी भी भविष्य के बारे में ये लोग सोच रहे हैं, परेशान है जो लोग। और ये बड़ी चिंता की बात है क्योंकि कई हमले हो चुके हैं पिछले 24 घंटों में। दरअसल रहिए मेरे साथ, लेकिन बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद देश छोड़कर अपनी जान बचाकर भारत आई शेख हसीना को अब लगभग 22 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं भारत में। बीती शाम लगभग 5:30 बजे दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर, वायुसेना का यह महत्वपूर्ण एयरबेस है ट्रांसपोर्ट विमानों का, वहां पर उनका C-130J हर्क्यूलिस विमान उन्हें उतारकर वापस बांग्लादेश लौट चुका है। शेख हसीना ने कल की रात हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के गेस्ट हाउस में, एक सेफ हाउस में बिताई।
लेकिन यह अभी साफ नहीं है कि आगे वो क्या करेंगी, किस देश में जाएंगी। सर्वदलीय बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि शेख हसीना को फैसला करने के लिए समय दिया गया है। जिस तरह वो बांग्लादेश से अपनी जान बचाकर निकली और बहुत इमरजेंसी में हिंडन एयरबेस पहुंची, उससे यह तो साफ हो गया कि दिल्ली उनकी मंजिल नहीं है। खबर यह भी आ रही है कि उन्होंने ब्रिटेन में शरण की मांग की है, लेकिन लंदन से मांग स्वीकार होने का अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है।